नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, जीनियस फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट ITI ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज अपन इसमें ITI जो फर्स्ट ईयर है इलेक्ट्रीशियन वालों की, तो जो जिनकी फर्स्ट ईयर चल रही है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो उसमें एक चैप्टर है सेल बैटरी। तो उस सेल बैटरी के अंदर जो मोस्ट क्वेश्चन आते हैं, उन सेल बैटरी वाला चैप्टर है। इसके अंदर जो मोस्ट क्वेश्चन आते हैं जो पेपर एग्ज़ाम में आएंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करते जाएंगे। जैसे कि ये चैप्टर आपका 7वां चैप्टर है, सेल और बैटरी। इसमें कुछ 32 क्वेश्चन हैं। ये 32 क्वेश्चन जो इनमें से ये पूरे इस चैप्टर का निचोड़ है। समथिंग इसमें से आपके 3-4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसने की पूरी संभावना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। 4 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपके 8 नंबर लगभग कंफर्म हो जाते हैं। तो ये सेल बैटरी आपका ITI का चैप्टर है, तो इसको अपन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है कि बैटरी आवेशन में फाइन सेपरेटर स्विच का क्या कार्य रहता है। जो बैटरी आवेशन मतलब उसको चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज करते समय जो फाइन सेलेक्टर जो रहता है, फाइन सेलेक्टर, उस स्विच का क्या कार्य रहता है। तो उस स्विच का जो कार्य रहता है, जो धारा रेटिंग का चुनाव, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना कि बैटरी आवेशन में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य धारा रेटिंग का चुनाव। तो इस तरह से अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सौर सेल में, जो सौर सेल होता है, तापमान के संदर्भ में, जो टेम्परेचर उसके संदर्भ में निर्गत शक्ति मतलब जो निकलने वाली जो आउटपुट पावर होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा तापमान में कमी के साथ कमी। ये इसका डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद करते जाना है। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समांतर संयुग्म परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब समांतर क्रम में अपने सेल लगे हुए हैं, अगर एक सेल का कनेक्शन अपन ने उल्टा कर दिया, विपरीत ध्रुवता कर दी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, उल्टा लगा दिया, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका परिपथ ये है, उसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लघुपतित हो जाएगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल, ये सिल्वर ऑक्साइड बैटरी मतलब इसको सिल्वर ऑक्साइड सेल भी कहते हैं। कौन सा पदार्थ, कैथोड। हाँ, ये कैथोड नाम का जो शब्द आया है, कैथोड पर अगर पूछ ले एग्जाम में, तो कैथोड पर कौन सा आवेश होता है। कैथोड नेगेटिव को, तो कैथोड जो रहता है ऋणात्मक आवेश रहता है कैथोड पर, और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, ये क्या होता है। बैटरी है सिल्वर ऑक्साइड जिसका नाम है, उसमें कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ अपन चलते हैं। कैथोड ऑक्साइड की तरह में जस्ते का उपयोग किया जाएगा। जस्ता हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। जो लिथियम सेल है, पहली बात तो ये पूछ लेगा पेपर में आपसे कि जो लिथियम सेल है वो प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी सेल है। तो जिस सेल को अपन एक बार चार्ज मतलब पुनः चार्ज नहीं कर सकते, वो तो प्राइमरी सेल होते हैं। जिसको एक बार चार्ज कर लो, फिर डिस्चार्ज कर लो, फिर चार्ज कर लो, वो सेकेंडरी सेल में आते हैं। तो प्राइमरी सेल वो सेल होता है जिसको एक बार उपयोग में ले लिया, उसको पुनः आवेशित पुनः चार्ज नहीं कर सकते, तो वो
प्राइमरी सेल होता है। तो जो लिथियम सेल जो है जो प्राइमरी सेल है, तो उसका अंतर्गत वोल्टेज कितना होता है, मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, कितना निकालता है, तो ये 2.5 वोल्टेज निकालता है। तो ये अच्छी तरह से याद कर लेना इसको। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। परिपथ का कुल वोल्टेज कितना होगा। ये जो सर्किट है इसका कुल वोल्टेज कितना होगा। इसमें वैल्यू जो दिया है, इधर की साइड में जो पूरे प्लस प्लस के कनेक्शन है और एक साइड में इसमें माइनस माइनस के कनेक्शन है। तो इसमें दिख रहा है 1.5 1.5 1.5। तो इसकी जो वैल्यू है, तो इसको पिछली बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। तो इसको इस तरीके से याद कर लेना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। यह कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटय उपयोग किया जाता है। कार्बन जस्ता शुष्क सेल, तो कार्बन जस्ता शुष्क सेल ये भी प्राइमरी सेल में ही आते हैं। मैं कौन सा विद्युत अपघटय भरा जाता है, सेल के अंदर जो विद्युत अपघटय भरा जाता है, काला काला टाइप का कुछ ऐसे दिखता है, तो वो कौन सा भरा जाता है। इसमें ऑप्शन दिए हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक दिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें से ये कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस चीज़ के लिए आप कार्बन जस्ता शुष्क सेल, तो ये प्राइमरी सेल है। तो इसमें जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा अमोनियम क्लोराइड, इसमें भरा जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर जो है वो भरा जाएगा। ये अच्छी तरह से याद कर लेना कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में विद्युत अपघटय कौन सा उपयोग किया जाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड इसमें विद्युत अपघटय उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हिंदी में विद्युत अपघटय के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र याद कर लेना, m बराबर ZIT, और m बराबर इसका ZIT है। और ये दूसरे चीज़ तरीके से आता है कि फैराडे का जो माइकल फैराडे है उनने नियम दिया था कि फैराडे का प्रथम नियम का सूत्र क्या है, इस नाम से भी याद आता है। तो फैराडे का प्रथम नियम का सूत्र भी यही है, m बराबर ZIT। इस तरीके से भी याद कर लेना, फैराडे का ये प्रथम नियम का सूत्र m बराबर ZIT मिली m बराबर ZIT। इस तरीके से जो फैराडे के प्रथम नियम का सूत्र भी है, और इस तरीके से भी इसका आंसर यही है कि विद्युत अपघटय के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की ज्ञात द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र m बराबर ZIT। और इसको फैराडे का माइकल फैराडे का प्रथम नियम भी कहते हैं। माइकल फैराडे विद्युत अपघटय का प्रथम नियम, इस तरीके से माइकल फैराडे के विद्युत अपघटय का पहला नियम है। ये विद्युत अपघटय के नियम किसने दिए, तो माइकल फैराडे ने दिए थे। तो माइकल फैराडे का जो विद्युत अपघटय का पहला नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। जो डिजिटल घड़ी होती हैं, तो उन घड़ियों के अंदर हाथ में जो घड़ियाँ पहनी जाती हैं, जो डिजिटल घड़ी मतलब हाथ में जो घड़ी रहती है जो अपन पहनते हैं, तो उन घड़ियों के अंदर कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उस क्वेश्चन का इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पारा सेल, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वो लिथियम पे तो उंगली मेरी रख गई थी तो गलत हो गया था, लेकिन इसका सही आंसर इसका है पारा सेल। इसको पारे को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। तो घड़ियों में जो सेल यूज़ किया जाता है वो पारा सेल उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाते हैं कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग होती है। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु, धातु की सतह उसके क्षरण के नियंत्रण रोकने के लिए कौन सी तकनीकी प्रयोग होती है।
एनोडिक सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा, इलेक्ट्रोलाइटिक सुरक्षा। तो धातु क्षरण के लिए, तो इसके लिए आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कैथोडिक सुरक्षा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा कैथोडिक सुरक्षा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजन का क्या उद्देश्य है? सीसा अम्ल बैटरी मतलब लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल या सीसा अम्ल सेल, इसको सीसा संचायक सेल भी कहा जाता है, लेड एसिड सेल भी कहा जाता है, सीसा अम्ल बैटरी भी कहा जाता है। और अगर दोस्तों इसमें पूछा जाए कि जो सीसा अम्ल बैटरी है, आप चाहे सीसा अम्ल बैटरी भी बोल सकते हो, लेड एसिड सेल भी बोल सकते हो और सीसा संचायक सेल भी बोल सकते हो। बात करते हैं ये कौन सा सेल है, प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी सेल। प्राइमरी मतलब प्राथमिक सेल और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक सेल। तो ये भी आपको पता रखना है कि सीसा अम्ल बैटरी या सीसा संचायक सेल या लेड एसिड सेल जो कि सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछ रहा है वो कि जो सीसा अम्ल बैटरी में विभाजन का क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना। तो इस तरीके से ऑप्शन को अच्छी तरीके से आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द्रवों में विद्युत धारा प्रवाह होना कौन सा प्रवाह कहलाता है? कोई द्रव है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका कौन सा प्रवाह कहते हैं? उसको कहते हैं रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। और अगर यहीं पे अगर पूछ ले कि तारों के अंदर कोई तार है या चालक जिसमें एक करंट चला जाए उसको चालक बोलते हैं, या कोई वायर है कॉपर का या एल्यूमिनियम का उसमें धारा प्रवाह का पूछे तो उसमें चुंबकीय बोलेंगे। लेकिन यहाँ द्रव की बोला तो द्रव की बात करा तो उसमें रासायनिक प्रभाव इसका करंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाह होना कौन सा प्रवाह कहलाता है? तो रासायनिक प्रभाव या केमिकल इफेक्ट बोल देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन्वर्टर परिपथ कौन सा परिपथ है, मतलब ये सर्किट जो दिया है वो कौन सा सर्किट है? तो ये जो सर्किट है इस सर्किट का नाम है SCR इन्वर्टर। ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाएगी? कम समय में उच्च दर से, और टाइम कम है उसमें उच्च दर से बैटरी आवेशित मतलब चार्ज, आवेशित मतलब होता है चार्ज करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये जो विधियां हैं ट्रिकल आवेशन विधि है, फ्रेशिंग आवेशन विधि है, बूस्ट विधि है, प्रारंभिक आवेश विधि है। प्रारंभिक आवेश कौन सी है? जब बैटरी को पहली बार चार्ज कर रहे हो तो उसको प्रारंभिक आवेश। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा कि बूस्ट आवेशन विधि। कम समय में, ये ध्यान रखना, कम समय में उच्च दर पर से बैटरी आवेशित करने हेतु, तो इसका बूस्ट आवेशन विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है कि कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? इसमें क्वेश्चन थोड़ा अब उसी जैसा क्वेश्चन लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ है। उसमें कम समय में कह रहा था, इसमें कह रहा है कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है, मतलब वही चार्ज। तो मतलब कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि कम करंट देना है और लंबे समय तक उसको चार्ज करना है। तो इसके लिए जो विधि अपनाई जाएगी वो ट्रिकल आवेशन विधि अपनाई जाएगी। इसमें ट्रिकल आवेशन विधि में क्या करते हैं, बैटरी में बूंद बूंद की तरह इसमें वो थोड़ा थोड़ा करंट जाता है, इसमें कम कम करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसमें कि कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो फोटोवोल्टाइक सेल, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे LCD की अगर फुल फॉर्म पूछ ले, LCD तो लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ये बी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ये LCD की फुल फॉर्म है। जो आप LCD बहुत देखते हो पढ़ते हो तो LCD तो, और जो इसके नीचे जो सी वाला दिया है
लाइट इमिटिंग डायोड, ये एलईडी की फुल फॉर्म है। ये दोनों फुल फॉर्म जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं कि एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है और एलईडी की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन बी में जो दिख रहा है लिक्विड क्रिस्टल डायोड, तो ये एलसीडी की फुल फॉर्म है, इसको अच्छे से दिमाग में याद कर लेना। और जो लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, ये एलईडी की फुल फॉर्म है। दोनों फुल फॉर्म एग्ज़ाम में बहुत बहुत पूछी जाती हैं। और एक जो दिया है एग्ज़ाम में लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस एलडीआर, ये एलडीआर की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। तो अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन जो कह रहा है कौन सी युक्ति सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। द्वितीयक सेल मतलब सीसा संचायक सेल बोल सकते हो, लेड एसिड सेल बोल सकते हो, सीसा अम्ल बैटरी भी बोल सकते हो। तो उसमें जो प्लेटें क्यों, मतलब जो प्लेटें मुड़ जाती हैं तो उसका क्या कारण है। तो उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। तो उस दोष का नाम क्या है, उस दोष को इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्ट। तो उस दोष का नाम ये है कि बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। ये अच्छे से याद कर लेना कि बकलिंग दोष के कारण क्या हो जाता है, सेकेंडरी सेल में जो प्लेटें रहती है अंदर वो मुड़ जाती हैं उसमें। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है सीसा अम्ल सेल में वही लेड एसिड सेल, वही द्वितीयक सेल की बात चल रही है। द्वितीयक सेल को अपन पुनः एक बार डिस्चार्ज कर दिया तो उसको पुनः फिर से चार्ज भी कर सकते हैं, फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं, फिर चार्ज कर सकते हैं। तो जिसको अपन चार्ज और डिस्चार्ज कर लेते हैं वो द्वितीयक सेल होता है। अब वो बोल रहा है कि जो सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट है की तरह क्या उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनु मतलब पतला, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब टाइप का होता है थोड़ा ड्यूलेट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें चलते हैं कि सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। लेड एसिड बैटरी जो है तो उसके निरावेशन मतलब डिस्चार्ज हो रही हो, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, सीसा अम्ल सेल मतलब लेड एसिड सेल या सीसा संचायक सेल या सीसा अम्ल बैटरी कुछ भी ऐसा बोल सकते हो आप। तो निरावेशन मतलब डिस्चार्ज की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो इसमें ऑप्शन में दिए हैं स्पंज लेड, लेड पेरोक्साइड और लेड सल्फेट प्लस जल। तो ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इस तरीके से आपको। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा लेड सल्फेट। जो सीसा अम्ल सेल है निरावेशन मतलब डिस्चार्ज की रासायनिक क्रिया के दौरान, चार्जिंग क्रिया की नहीं बोल रहा है वो, डिस्चार्ज की, निरावेशन मतलब डिस्चार्ज की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर लेड सल्फेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र। हाँ, ये मैंने अभी पहले पिछले जो क्वेश्चन निकल गया है उसमें मैंने आपको बताया था, वो एकत्रित मात्रा वाला जो क्वेश्चन आया था। तो वो जो उसी तरह आया, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या, तो M=ZIT। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, M=ZIT। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी के आवेशन के दौरान बेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। बैटरी जब चार्ज हो रहे हो तो उसके जो बेंट प्लग हैं उसको ओपन करके क्यों रखा जाता है। बैटरी के आवेशन के दौरान बेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। तो बैटरी जब अपन चार्ज कर रहे हों, आवेशन मतलब चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है बेंट प्लग लगी रहती है, तो उनको खुला इसलिए रखा जाता है कि उसके अंदर से जो गैसें जो बनती है वो स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकाल सकें। इसका आंसर जो है ए, इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने के लिए।
तो अब आता है कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। सीसा अम्ल सेल की आवेशन मतलब चार्ज हो रही हो जब जो बैटरी है सीसा अम्ल सेल, द्वितीयक सेल या लेड एसिड सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो ये है। तो इसमें जो पूछा गया है, पहले पूछा गया था डिस्चार्ज के दौरान, इसमें चार्ज के दौरान पूछ रहा है। तो चार्ज के दौरान इसमें जो आएगा पूछ रहा है कि धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, तो वो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें। और आप जो क्लास का आपको थोड़ा बहुत मैं सपोर्ट करता रहूँगा इसी तरह से। और इसका करेक्ट आंसर इसका तो ये है लेड पेरोक्साइड। तो सीसा सेल की आवेशन की मतलब चार्जिंग की, आवेशन मतलब होता है चार्जिंग की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक जो प्लेट रहती है, क्या है कि बैटरी के अंदर दो प्लेटें रहती हैं, एक ऋणात्मक प्लेट एक धनात्मक प्लेट। तो अब इस पर बात कर रहा है कि चार्ज कर रहे हो तो धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो धनात्मक प्लेट पर आएगा लेड पेरोक्साइड। और जो लाहौर साइड से जो एडमिशन है, जो स्टूडेंट हैं जो अपने महंत ITI में एडमिशन लिए हैं, तो वो भी इस वीडियो का फ़ायदा लेते रहें। आपको थोड़ा सपोर्ट करता रहूँगा कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अब ये क्वेश्चन आ गया परिपथ का कल नहीं है सॉरी, वो कुल निर्गत वोल्टेज है। कुल निर्गत वोल्टेज क्या है। निर्गत मतलब आउटपुट, जो कल की जगह वो कुल है। परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है, वो थोड़ा वैसे मिस्टेक हो गया था वो। तो व्हाट इज़ द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट, मतलब जो सर्किट बना हुआ है इसका टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना है। तो इसमें सिंपल है, इसमें कुछ नहीं लगाना। जैसे इसमें लिखा है 1.5 वोल्ट पर 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, तो 1.5 और 1.5 मतलब 1.5 और 1.5 3, और इसमें जो 1.5 और जोड़ दो तो 3 और 1 4, 4.5 वोल्टेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर मान के चलो अगर चौथा सेल भी लगा होता तो वो भी 1.5 होता। तो तीनों अगर सीरीज में लगे हुए एक साइड से तो इनको जोड़ दो। अगर जहाँ 2 होता 1.5 की जगह पहला सेल लगा हुआ 1.5 और दूसरा सेल लगा होता यहाँ पर पहले सेल पर दूसरा सेल तीसरा सेल लगा, तीनों में अगर 2 4 6 से वैल्यू होती तो 2 और 6 4 10 और 2 12 हो जाता। अब ऐसे में क्या है 1.5 लगा हुआ है और इधर 1.5, तो टोटल 4.5 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। तो द्वितीयक सेल मतलब वही सेकेंडरी सेल जिसको अपन चार्ज करते हैं डिस्चार्ज करते हैं, तो वो क्वेश्चन है। तो द्वितीयक सेल जो है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर, तो ऑप्शन में दिया है डी वाला, और सी में है फैराडे के विद्युत अपघटन नियम। तो इसका सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। जो सीसा अम्ल बैटरी है लेड एसिड सेल या सीसा संचायक सेल में ऋणात्मक प्लेट मतलब वो नेगेटिव प्लेट, इस जो भी प्लेटें होती हैं जो बैटरी जिसको अपन चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, जो इन्वर्टर वगैरह में लगाई जाती है ट्रैक्टरों में लगी रहती हैं, तो वो बैटरी में अंदर जो एक रहता है प्लस का निशान एक रहता है धन का निशान, उसके अंदर प्लेटें भी दो टाइप की डली रहती है। एक प्लेट डली रहती है तो उसमें प्लस वाली भी डली रहती है माइनस वाली भी डली रहती है। तो वही इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में जो ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए किसका कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाएगा। तो वो चीज़ को आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। तो ये आपको क्वेश्चन का अच्छी तरह ध्यान रखना। ऑप्शन में दिया लेड डाइऑक्साइड स्पंजी लेड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया इसमें लेड पेरोक्साइड और लेड सल्फेट, तो इसका बी आंसर इसका अच्छे से याद कर लेना स्पंज सीसा। इसी तरीके से अपनी तैयारी को इसमें से जी मान के चलना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 99 क्वेश्चन सेल बैटरी का जो पूरा जो चैप्टर है एक, तो इसमें से पूरा लगभग इसमें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप
ओनली क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका ऑप्शन जो सही है उसका क्या आंसर है वो आपको याद करना है। इस तरीके से आप धीरे धीरे मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो उस चैप्टर का पूरा उसकी OTP उसकी वो पढ़ लेना, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो OT आएंगी। अब इसमें दिया है चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वो होता है, इसमें ऑप्शन डी दिख रहा है, इसमें 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम, मतलब 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम। जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, कभी कभार एग्जाम में जो पूछ लेता है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है। इसमें पहले तो क्वेश्चन को समझो, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक तो हो गया 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम। जो निशान ऑब्लिक का निशान उसको बोलते हैं प्रति बोलते हैं इसमें। तो इसको अब एग्ज़ाम के लिए दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है, इकाई क्या है। तो मिलीग्राम प्रति कूलम इसका मात्रक है। इसको अच्छे से एक दो बार ये उसमें आया है, दिल्ली मेट्रो में आया है, एक दो बार ITI में पूछा गया है, तो एक दो बार इसमें इसरो में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या है। तो मिलीग्राम प्रति कूलम, इस तरीके से भी इसको आप ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो सीसा अम्ल बैटरी मैंने आपको बताया था, जो सेकेंडरी सेल है जिसको अपन पुनः चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर पेपर में पूछ लिया जाए, ऐसे भी पूछ लिया जाए कि सीसा अम्ल बैटरी है जो प्राथमिक सेल है द्वितीयक सेल, तो आपको द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल जी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जो प्लेटें मुड़ जाती हैं, मतलब बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बकलिंग दोष में प्रभाव ये पड़ता है कि उसमें प्लेटें जो इलेक्ट्रोड रहते हैं धन और ऋण, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड रहते हैं उसमें जो वो होते हैं वो मुड़ जाते हैं, अंदर प्लेटें मुड़ जाती हैं बकलिंग दोष में, ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो गया। किसी से हम लोग बकलिंग दोष का क्या प्रभाव होता है। बकलिंग दोष में क्या है, इलेक्ट्रोड मुड़ जाते हैं या प्लेटें मुड़ जाती हैं। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें चलते हैं कि जिद्दी या सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन को, जो सीसा अम्ल सेल है जो बैटरी रहती है, तुमने देखा नहीं है बहुत सी कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है बैटरी को जब लंबे समय तक रखा रहता है, मोबाइल की बैटरी भी होती है, तो उसको अपन काफ़ी समय तक अगर वो रखी हो फिर वो ख़राब हो जाती है। मतलब उसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट जो विद्युत अपघटन भरा रहता है वो कठोर हो जाता है, जम जाता है, तो वो ख़राब हो जाता है। तो उसी की बात चल रही है, जो सीसा अम्ल में बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है, उसको पहचानेंगे कैसे कठोर सल्फेशन हो गया। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, नए विद्युत अपघटन से बदलकर या नए इलेक्ट्रोलाइट से बदलकर बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करना। ऑप्शन डी में दिया बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके इसको अपन सल्फेशन दोष को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यह सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर, उच्च दाब निराविष्ट मीटर। तो इसका आंसर जो जाएगा विशिष्ट घनत्व मापने के लिए अपन आंसर इसका बी हो जाएगा कि हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो घनत्व मापने के लिए विशिष्ट घनत्व कह दो या आपेक्षिक घनत्व कह दो, विशिष्ट घनत्व कह दो या आपेक्षिक घनत्व कह दो, तो हाइड्रोमीटर का यूज़ उपयोग में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको अच्छी सी ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला, और इसको 3 तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको 3 तरीके से पूछा जाता है। पहला पूछने का तरीका ये बता रहा हूँ कि पहला अगर पूछेगा तो 3 तरीके से एग्ज़ाम में पूछेगा, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, इस तरीके से पूछेगा। और दूसरा तरीका यह है कि विद्युत चार्ज की इकाई क्या है, तीसरा, और विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, इस तरीके से पूछा। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, विद्युत चार्ज की इकाई क्या है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलम। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसको आंसर से पहले आपको ये 2-3 चीज़ें अच्छे से दिमाग में याद रखना है। विद्युत आवेश और विद्युत चार्ज और विद्युत मात्रा एक ही शब्द है। ये विद्युत आवेश, विद्युत चार्ज और विद्युत मात्रा एक ही शब्द है। ये इसको घुमाता रहता है एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। तो हाइड्रोमीटर वही मैंने बताया था, विद्युत अपघटय का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण करना। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। लेकिन आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं मेरे काफ़ी प्यारे स्टूडेंट हैं, बहुत दूर दूर से हुए हैं। कुछ इसमें सबलगढ़ साइड से भी हैं, कुछ भिंड मुरैना साइड से भी हैं, कुछ इधर घनियादानी पिचौर साइड से भी हैं, कुछ इसमें नरवर साइड से भी हैं। काफ़ी दूर दूर के मेरे छात्र हैं। तो इसमें प्लीज़ इसको वीडियो को थोड़ा देखते रहा करो, इनसे आपको बहुत बहुत सपोर्ट मिलेगा एग्ज़ाम में। लगभग ये मान के चलना, मैं आपको हर चैप्टर कवर कराता जाऊंगा। इसमें क्या है, सेल बैटरी में टोटल 32 क्वेश्चन है। तो ये 32 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेना, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इन चीज़ों से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और है इसका। तो यह है कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, तो बैटरी की क्षमता जो बताई जाती है वो एम्पियर घंटा में बताई जाती है। एम्पियर हावर बोल दो या एम्पियर घंटा, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वाट, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। अगर पूछ लिया जाए कि शक्ति की इकाई क्या बताई जाती है, तो वो वाट में बताई जाएगी। शक्ति इंग्लिश में बोलते हैं पावर, कि पावर की इकाई क्या है, वाट। शक्ति के वोल्ट काय की इकाई है, वोल्ट वोल्टेज की भी इकाई है। और ईएमएफ की इकाई है। ईएमएफ मतलब होता है, ईएमएफ की फुल फॉर्म याद कर लेना, इलेक्ट्रो के मोटिव फोर्स। तो ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये अच्छे से याद कर लेना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये अच्छे से याद कर लेना। तो बैटरी की क्षमता एम्पीयर घंटे में बताई जाएगी। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करके रखना है। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर में अब आपको कोई कराऊंगा तो उसमें भी पूरे ऑब्जेक्टिव आपको करा दूंगा कवर में। थैंक यू।